हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल आज उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय मानसून की कि जो इंडियन मानसून है, तो भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से होती है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति की प्रमुख संकल्पनाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानसून का अर्थ क्या है, अर्थात मानसून किसे कहते हैं। तो मानसून सामान्यतया मौसम के अनुसार परिवर्तित होने वाली जो पवनें हैं, उन पवनों को ही मानसून के नाम से जाना जाता है। तो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करने वाली जो पवनें हैं वो मानसून कहलाती हैं। और मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम नामक शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। तो इस आधार पर मानसूनी पवनें इस प्रकार की पवनें हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। और ये जो पवनें हैं ये मौसम के अनुसार चलती हैं, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो पूरी तरह से ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती है। और इस प्रकार की जो हवाएं हैं उनको सामयिक पवनों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मानसूनी पवनें हैं ये मुख्य रूप से सामयिक पवनों का ही एक प्रकार है, क्योंकि ये समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाओं की हम बात करेंगे कि जो भारतीय मानसून है इसकी उत्पत्ति की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं कि विभिन्न विद्वान इसकी उत्पत्ति कैसे मानते हैं, उस आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की संकल्पनाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। तो उन 3 संकल्पनाओं में से आज हम भारतीय मानसून का भाग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, भाग 1। और इसमें हम मानसून उत्पत्ति की पहली संकल्पना जिसको कि तापीय संकल्पना के नाम से जाना जाता है, तो आज हम इसी तापीय संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो तापीय संकल्पना है ये सबसे प्राचीन प्रकार की संकल्पना है, सबसे सामान्य संकल्पना है, जिसके आधार पर ये माना जाता है कि जो भारतीय मानसून है ये मोटे तौर पर बड़े पैमाने की जल व स्थल समीर ही हैं। इससे पहले हमने स्थल समीर और जल समीर के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। तो तापीय संकल्पना के अनुसार यही माना जाता है कि जो मानसूनी पवनें हैं वो बड़े पैमाने की स्थल और जल समीर ही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये स्थल समीर और जल समीर का ही एक बड़ा या व्यापक रूप है। तो ये इस तापीय संकल्पना की मूल थीम है। और इसके आधार पर ये मानसून उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो है स्थल और जल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होना, कि स्थल और जो जलीय भाग हैं वो उनके गर्म होने और ठंडा होने की जो दर है वो अलग अलग होती है। और उसी आधार पर स्थलीय और जलीय भागों में वायु दाब में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है और वायु दाब की उस भिन्नता के कारण ही हवाएं प्रवाहित होने लगती हैं या क्षैतिज पवनें चलने लगती हैं, और वही पवनें मानसून के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं और डायग्राम में ही इस तापीय संकल्पना को स्पष्टतया समझा जा सकता है। तो यहाँ ये भारत का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है और भारत का जो डायग्राम रेखा चित्र है इसके नीचे आप देख सकते हैं ये हिंद महासागरीय क्षेत्र है, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर यहाँ पर है। और तीर के निशान के द्वारा इन मानसूनी हवा जिसमें कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रदर्शित किया गया है, जो मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन मानसून है। तो ग्रीष्म काल में ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसकी डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है। तो सबसे पहले हम इसी दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून की ही यहाँ बात करते हैं। तो तापीय संकल्पना के अनुसार जो स्थल और जलीय भाग है इनके तापमान ग्रहण करके गर्म होने की जो दर है उसमें भिन्नता पाई जाती है। और ग्रीष्म काल में मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होना शुरू करता है, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत होता चला जाता है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और चूंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण मार्च के बाद में भारत की ओर सूर्य लंबवत स्थिति में आने लगता है। फलस्वरूप भारत के क्षेत्र, भारत और समीपवर्ती जो क्षेत्र है उस पर ग्रीष्म काल की शुरुआत मार्च के बाद में हो जाती है। और जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता चला जाता है और जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी
गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें भारत और समीपवर्ती जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अधिक तापमान पाया जाता है। और ग्रीष्म काल में इस भारत और समीपवर्ती क्षेत्र के जो स्थलीय भाग हैं, इन स्थलीय भागों पर जब तापमान काफी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो हम कह सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी इलाका है, और पाकिस्तान के जो इलाके हैं इससे सटे हुए, तो इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहाँ न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म काल में मई और जून के महीने में टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री से भी सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इस प्रकार से यहाँ तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ धरातलीय न्यून दाब का सृजन होता है, अर्थात धरातल पर न्यून वायुदाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागरीय और सागरीय या जलीय क्षेत्र की बात करें, तो चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए जल को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है और जल उतना ज्यादा गर्म भी नहीं हो पाता। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत के और आसपास के इलाकों के स्थलीय क्षेत्र भयंकर रूप से गर्म हो जाते हैं, अत्यधिक ऊंचे तापमान वाले होते हैं और फलस्वरूप वहां न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं। वहीं इसी समय यदि हम हिंद महासागरीय क्षेत्र की बात करें, तो हिंद महासागरीय क्षेत्र पर जो सागरीय जल है उसका तापमान तुलनात्मक रूप से काफी कम रहता है, और हिंद महासागर के ऊपर जलीय सतह का जो तापमान है लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ तापमान रहता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 45 से 48 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। फलस्वरूप हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में न्यून दाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। फलस्वरूप हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून दाब की ओर चलने लगती हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हिंद महासागरीय क्षेत्र से और हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ या भारत के उत्तरी पश्चिमी निम्न दाब के केंद्र की ओर चलने लगती हैं। और ये हवाएं जब उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये चूंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से ये अपने दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में मुड़ जाती हैं। और जब ये हवाएं हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं तो अपने दाहिनी ओर मुड़ने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं तीर के निशान लगे हुए हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हिंद महासागरीय क्षेत्र से स्थलीय भारत की ओर ये हवाएं चलने लगती हैं। और इस प्रकार से इन्हीं हवाओं को हम दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून है, और ये चूंकि हवाएं हिंद महासागरीय क्षेत्र से आने वाली हैं, अर्थात ये सागरीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं हैं, इसीलिए ये अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी को लेकर के आती हैं। इनके साथ आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा होती है, और जब यही हवाएं भारतीय क्षेत्रों में आंतर स्थलीय भागों तक पहुंचती हैं और फिर अंदर जाकर के ये स्थलीय क्षेत्रों और तटीय इलाकों की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे टकरा करके ऊपर उठती हैं। फलस्वरूप इनसे भारत और समीपवर्ती स्थलीय भागों में पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो कि ग्रीष्म काल में प्रमुख रूप से सक्रिय रहता है, और इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में पर्याप्त वर्षा होती है। और यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा मुख्य रूप से इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से ही मुख्य रूप से जून से लेकर के सितंबर महीने तक होती है, जिसको हम देशज भाषा में चौमासा के नाम से जानते हैं, या जिसको हम वर्षा ऋतु के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये मुख्य रूप से हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं हैं, और जब ये हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं भारतीय दक्षिणी प्रायद्वीपीय अंतरिक्ष से टकराती हैं, तो इस प्रायद्वीपीय भाग से टकराने के बाद में ये मुख्य रूप से दो शाखाओं में बट जाता है, अर्थात ये हवाएं दो शाखाओं के रूप में बट जाती हैं, और एक शाखा अरब सागर की ओर से प्रवाहित होती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रवाहित होती है। और इस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी मानसून मुख्य रूप से दो शाखाओं में डिवाइड हुआ।
एक अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों ही शाखाएं फिर आगे की ओर अग्रसर होती हैं। और यहाँ देख सकते हैं अरब सागरीय शाखा सबसे पहले भारत का जो पश्चिमी तट है, तो भारत के पश्चिमी तट जिसको कोंकण और मालाबार तट के नाम से जानते हैं, तो ये कोंकण और मालाबार तट से या भारत के पश्चिमी तट से ये टकराती हैं। और चूंकि पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत पाए जाते हैं, तो तट से टकराने के बाद में उन पर्वतों को पार करने के लिए हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के दौरान संघनित होकर के पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। और यही कारण है कि भारत का जो ये मालाबार तट है, इस मालाबार तट पर 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा इन पवनों के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ये अरब सागरीय मानसून की शाखा यहाँ पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वतों का जो सम्मुख ढाल है उस पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। और जब इस पश्चिमी घाट पर्वतों के पूर्वी ढाल पर उतरती हैं, तो उस पवन विमुख ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर उतरने की वजह से हवाएं गर्म होती हैं। फलस्वरूप इनके द्वारा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर बरसात बहुत कम होती है, और इसीलिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये फिर अरब सागरीय शाखाएं और आगे चलती हैं, और चलने के बाद फिर मध्यवर्ती भारत तक पहुंच करके विभिन्न इलाकों में अलग अलग मात्रा में ये वर्षा करती हैं। ऐसे ही यहाँ अरब सागरीय जो शाखा है यहाँ गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों से होकर के भी गुजरती है, लेकिन राजस्थान की जो मुख्य पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वतमाला, वो इन हवाओं के समानांतर, आप देख सकते हैं हवाओं की डायरेक्शन और अरावली पर्वत की डायरेक्शन भी लगभग वही है। तो अरावली पर्वतमालाएं चूंकि इन अरब सागरीय हवाओं के समानांतर पड़ने की वजह से ये अरब सागरीय हवाओं के लिए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, और ये अरब सागरीय मानसूनी हवाएं उसके सहारे सहारे उसको पार कर जाती हैं। और यही कारण है कि इस अरब सागरीय मानसून के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी इलाके में कोई ज्यादा बरसात नहीं होती, या कह सकते हैं कि बहुत कम वर्षा राजस्थान इन अरब सागरीय मानसून से प्राप्त करता है। ये फिर आगे जाकर के यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अरब सागरीय शाखा है ये लगभग यहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास जब पहुंचती हैं, तो पूर्व की ओर से आने वाले बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उस बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से अरब सागरीय मानसून शाखा दोनों आपस में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं में नमी की मात्रा काफी कम हो जाती है, और नमी की मात्रा कम होने की वजह से यहाँ दोनों ही मानसूनी शाखाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ वर्षा लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर के आसपास ही हो पाती है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा की, और यहाँ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए वही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, और यहाँ से जाकर के ये पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए हिमालय पर्वत की श्रेणियों से टकराती है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रेणियों से ये बंगाल की खाड़ी की शाखा टकराती है, और यहाँ टकराने के बाद में इसका द्विशाखन हो जाता है, अर्थात ये दो डायरेक्शन में बट जाती है। और इसमें से एक जो इसकी शाखा है वो पूर्व की ओर हिमालय की पूर्वी पहाड़ियों की ओर चली जाती है, और दूसरी शाखा हिमालय के सहारे सहारे पश्चिम की ओर आगे अग्रसर होती है। तो जो पूर्वी शाखा है वो पूर्वी हिमालय की पहाड़ी जो सेवन सिस्टर्स वाले जो राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं उत्तर पूर्व के, इन पहाड़ी राज्यों में हिमालय की पहाड़ियों के अंदर प्रवेश करती है। और चूंकि हिमालय के जो ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है और चारों ओर पहाड़ियां हैं, तो इन पहाड़ियों के बीच में ये शाखा या फिर ये बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं ये फंस जाती हैं, और फंस करके घूम घूम के वहीं वृत्ताकार रूप से घूमती हैं और घूम करके टकरा टकरा करके इसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ मेघालय में जो मासिनराम स्थान है, इसके अलावा असम के चेरापूंजी और आसपास के जो स्थान हैं, ये विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ जो पहाड़ियां हैं वो कीपाकार हैं और चारों ओर पहाड़ियां हैं, तो चारों ओर पहाड़ी होने की वजह से जो हवा है वो पहाड़ी के एक सम्मुख ढाल से टकराती है, उसके बाद में जब वापस रिवर्ट होती है तो सामने भी पहाड़ी है। तो इस प्रकार से आमने सामने या चारों ओर पहाड़ियां होने की वजह से ये हवा लगातार टकराती रहती है और अपनी अधिकतर जो आर्द्रता की मात्रा है उसको यहाँ वर्षा के रूप में
नीचे गिरा देती है और इसी वजह से यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा लगभग 1100 से 1300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा इन उत्तरी पूर्वी मासिनराम और चेरापूंजी वाले स्थानों पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से, और इस बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है जो कि पश्चिम की ओर हिमालय के सारे अग्रसर होती है, वो यहाँ पर पूर्वी बिहार, उसके बाद में बिहार का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और इस तरीके से करते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ से बिहार के पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, इसमें नमी की मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है और यही कारण है कि इस बंगाल की खाड़ी की जो पश्चिमी शाखा है, इसके द्वारा जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा निरंतर कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो मानसून है ये आगे, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे दिल्ली के आसपास अरब सागर की जो शाखा है उस अरब सागर की शाखा से जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और इसमें एक और विशेषता यहाँ पर हम देखें कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, आप ये इलाका देख रहे हैं जिसको कि कारोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का तट है। और ये कारोमंडल तट आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय दोनों ही शाखाओं से छूट जाता है, क्योंकि अरब सागरीय शाखाएं जब इसको पार करती हैं यहाँ से तो ये साइड में रह जाता है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं हैं वो भी इसको स्पर्श नहीं करती हैं। इसी वजह से जो कारोमंडल तट और तमिलनाडु का जो भाग है वो मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून से रह जाता है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा इस कारोमंडल और तमिलनाडु के क्षेत्र में बरसात नहीं होती। और यही कारण है कि इस संपूर्ण तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ग्रीष्म काल में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, और इस मानसून की जो उत्पत्ति है वो प्रमुख रूप से तापीय है। और ऐसा माना जाता है कि तापीय संकल्पना के अनुसार कि ये जो है स्थलीय और जलीय हवाओं का ही बड़ा रूप है। तो जो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये जलीय हवाएं या फिर समुद्र समीर जिसको हम कहते हैं, उस समुद्र समीर का ही व्यापक या बड़ा रूप है। और वहीं यदि अब हम बात करें शीतकाल की, तो शीतकाल में स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, अर्थात सितंबर के बाद में जब सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध की ओर अग्रसर होता है, और सितंबर के बाद में दक्षिणी गोलार्ध की ओर सूर्य के बढ़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में तापमान धीरे धीरे घटने लगता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में तापमान घटने लगता है और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तो क्रमानुसार सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर, तो इस तरीके से जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु शुरुआत हो जाती है तो स्थलीय भागों पर तापमान घटने लगता है, और स्थलीय भागों पर धीरे धीरे तापमान घटने लगता है। तो जहां पर ग्रीष्म काल में न्यून वायुदाब था, तापमान ज्यादा होने की वजह से, वहीं शीतकाल में इन्हीं क्षेत्रों में तापमान बहुत कम हो जाता है, और तापमान बहुत कम होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। और शीतकाल में यहाँ टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास हो जाता है, इसलिए यहाँ बहुत ही मजबूत या कह सकते हैं बहुत अधिक सघन उच्च दाब के केंद्र बन जाते हैं। वहीं शीतकाल में सागरीय जो सतह है वो तुलनात्मक रूप से गर्म रहती है, उतनी ठंडी नहीं हो पाती, और सागरीय सतह पर तापमान थोड़ा अधिक होने की वजह से हिंद महासागरीय क्षेत्र पर जहां ग्रीष्म काल में उच्च वायुदाब था, अब शीतकाल में यहाँ पर न्यून वायुदाब बन जाता है। और शीतकाल में न्यून वायुदाब बनने की वजह से अब जो हवाएं हैं वो भारत के उत्तरी क्षेत्रों से या उत्तरी पूर्वी भारतीय क्षेत्रों से हिंद महासागर की ओर चलने लगती हैं, अर्थात हवाओं की डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत हो जाती है। जो हवाएं पहले हिंद महासागर से भारत के उत्तरी भागों की ओर चल रही थी ग्रीष्म काल में, वही हवाएं जब तापमान की स्थितियां बिल्कुल बदल गई तो वही हवाएं परिवर्तित होकर के, उनकी दिशा परिवर्तित होकर के ठीक विपरीत हो गई, और अब उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलने लगती हैं। और वही कोरियोलिस बल की वजह से ये हवाएं अपने दाहिनी ओर उत्तरी गोलार्ध में घूमती हैं, और इनकी डायरेक्शन जो है इनके ठीक विपरीत अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। अर्थात इस तरह से ये हवाएं, मैं यहाँ डायरेक्शन बना रहा हूँ इनकी, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलने लगती हैं, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली इन्हीं हवाओं को उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने डायग्राम केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून का बनाया है, इसका ठीक अपोजिट यदि हम कर दें
हर चीज को ठीक विपरीत स्थिति, हवाओं की डायरेक्शन विपरीत, लो और हाई प्रेशर की स्थिति विपरीत, तो ये जो है शीतकालीन मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाता है। तो इस प्रकार से शीतकालीन में जब तापीय दशाएं बदल जाती हैं, फलस्वरूप वायुदाब की स्थितियां भी बदल जाती हैं और भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उच्च वायुदाब और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। फलस्वरूप हवाएं भारत के उत्तरी क्षेत्रों से हिंद महासागरीय क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं और कोरियोलिस बल की वजह से वो थोड़ी सी घूम करके या मोड़ करके उनकी डायरेक्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है और यही हवाएं उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून के नाम से जानी जाती हैं। और ये शीतकालीन मानसून चूंकि भारतीय उपमहाद्वीपीय स्थलीय भागों से सागर की ओर चलने वाली हवाएं हैं, इसीलिए इनके साथ नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, कहीं कहीं पर ही बाई चांस कोई वर्षा होती है, अन्यथा ये हवाएं मुख्य रूप से शुष्क हैं और इनके द्वारा वर्षा नहीं होती है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जब ये उत्तरी पूर्वी मानसून भारत के क्षेत्रों से जब हिंद महासागर की ओर लौटता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हवाएं ऐसे लौटेंगी तो ये बंगाल की खाड़ी से गुजरेंगे और बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद में फिर ये कारोमंडल तट से टकराएंगे। आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व से जब हवाएं आएंगी तो बंगाल की खाड़ी से आते हुए फिर कारोमंडल तट से टकराएंगी। तो इस स्थिति में शीतकालीन जो मानसून है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आता हुआ और फिर कारोमंडल तट या तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकराती हैं तो वहां पर चूंकि समुद्र से ऊपर से आती हैं तो नमी ग्रहण कर लेती हैं और फिर कारोमंडल तट से टकराती हैं तो इनके द्वारा इस तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा ये कारोमंडल का जो तट है, तमिलनाडु का पूर्वी भाग है, ये प्राप्त करता है। और यही कारण है कि यहाँ तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में वर्षा मुख्य रूप से शीतकाल में होती है। तो शीतकाल में वर्षा होने की वजह यही है कि लौटता हुआ जो मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून, वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आने के दौरान नमी ग्रहण कर लेता है और आगे कारोमंडल तट से टकरा करके ये वर्षा कर देता है। तो इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा भारत में केवल तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ही वर्षा होती है, बाकी शेष भारत में उसके द्वारा कोई वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार से यह शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून कहलाता है और यही स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी पूर्वी जो शीतकालीन मानसून है ये स्थल समीर का ही एक बड़ा रूप है। ये स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं हैं, इसीलिए हम इसको स्थल समीर का ही एक बड़ा या व्यापक रूप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मानसून उत्पत्ति या भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाने वाली तापीय संकल्पना थी, जिसके अनुसार जो मानसूनी हवाएं हैं वो मुख्य रूप से तापमान में अंतर की वजह से उत्पन्न हुए वायुदाब के अंतर के कारण चलती हैं और इसका जो मुख्य कारण है वो स्थल और जल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण होता है। तो ये जो है तापीय संकल्पना थी मानसून उत्पत्ति की। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।